नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट 6 है, जिसमें 150 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन विभाग कितने लागत से इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम शुरू कर रहा है? तो ये कर रहा है 38.3 करोड़। तो हम याद कर सकते हैं इसे 38 करोड़ रुपए की लागत से जो है उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन विभाग इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम शुरू कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का कौन सा मंडल शामिल नहीं है? तो कौन सा मंडल शामिल नहीं है उत्तर प्रदेश का उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत की इन्होंने बात की? प्रयागराज, लखनऊ, आगरा या झांसी? तो सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 3, देश में सबसे अधिक मछलियां किस राज्य के आंतरिक जलमार्ग में पाई जाती हैं? तो सबसे ज़्यादा जो मछलियां पाई जाती हैं आंतरिक जलमार्ग में, वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन में किसे यात्रा करने के लिए टिकट की ज़रूरत नहीं होती है? महिलाओं के लिए, शिक्षकों के लिए, छात्रों को या 5 वर्ष तक के बच्चों को? तो जो 5 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उन्हें टिकट लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन में। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो 88 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं अपने यूपी से। क्वेश्चन नंबर 6, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, इसकी टोटल लंबाई की बात की है तो इसकी लंबाई है 91.352 किलोमीटर, यानी 91 किलोमीटर करके याद कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो यूपी का सबसे छोटा नेशनल हाईवे 552 है। क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल हाईवे 19 का पुराना नाम क्या था? नेशनल हाईवे 19 का पुराना नाम क्या था? तो नेशनल हाईवे 2 इसका पुराना नाम था। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 509 की उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लंबाई है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 509 इसकी यूपी में कुल कितनी लंबाई है? तो 165 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 की उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है? तो 275 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, नेशनल हाईवे 28 उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? जो नेशनल हाईवे 28 है ये यूपी के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो बाराबंकी से नहीं गुजरता। देखिए, जिस किस ज़िले से होकर गुजरता है नहीं गुजरता, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, एक दो क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अगर आप चाहते हो याद करने ना, तो उसके लिए जो है सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। जो उसका मैप होता है आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जनपद किस जगह पर स्थित है। उससे इन हाईवे को याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। ये पता चल जाता है हमें एक आध बार अगर देख लेते हैं हम कि वो हाईवे उस ज़िले से गुजर रहा होगा या नहीं गुजर रहा होगा, तो हमें जनपद का पता होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 11 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 330 उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से नहीं गुजरती है? तो ये सीतापुर से नहीं गुजरती। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 234 की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 176 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय राजमार्ग 339 या नेशनल हाईवे 339 की लंबाई कितनी है? देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग को इंग्लिश में नेशनल हाईवे बोल देते हैं। तो यहाँ पर बात की है राष्ट्रीय राजमार्ग 339 की यूपी में लंबाई कितनी है? तो 21 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 के अनुसार अनारक्षित मार्गों की लंबाई कितनी है? तो वो है 2,69,963 और 936 किलोमीटर।
क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनाई जाती हैं। एक सड़क मार्ग बनाया जाता है, 2 लेन सड़क मार्ग, 4 लेन सड़क मार्ग या सभी प्रकार के। तो भाई मैंने बताया था जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पहली चीज़ तो इसमें ग्राम शब्द जुड़ चुका है। आपने देखा होगा किसी गांव से अगर आप बिलोंग करते होगे तो वहाँ 2 लेन या 4 लेन तो बनती नहीं है, सिर्फ एक सड़क मार्ग बनता है, यानी वन वे ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 17, छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक निगम की बसों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो कितनी वृद्धि हुई है? तो 6198। ये क्वेश्चन भाई, ये तो जो पहला टॉपिक होगा ना आपका, वहाँ जो पहला सेक्शन होगा ये थोड़ा सा टफ सेक्शन होगा। टफ का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर फैक्ट ही पूछे जाएंगे। और पहला पोर्शन और फिर लास्ट का पोर्शन जो यूपी जीके का होगा, ये 2 पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके सिलेक्शन को बनाने में या सिलेक्शन दिलाने में। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य सरकार एवं निगम से संबंध स्टॉप कार की मरम्मत के लिए पृथक इकाई की स्थापना की गई थी। तो वो लखनऊ में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम का उच्च प्रशासनिक संगठन होता है। तो वो कौन सा संगठन होता है? तो निदेशक मंडल होता है। भाई उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम का उच्च प्रशासनिक संगठन कौन सा होता है? निदेशक मंडल होता है। मैंने इसके बारे में भी आपको प्रैक्टिस सेट में चीज़ें कराई थी अच्छे से, मतलब जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये सभी प्रैक्टिस सेट में करा रखी हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में, जहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, और वो बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट चले थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत जब्त किए गए वाहन की नीलामी कितने दिन बाद की जा सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत कोई वाहन अगर जब्त कर लिया गया है तो कितने दिनों बाद उस वाहन की नीलामी हो सकती है? तो भाई वो 45 दिन के बाद, यानी 1.5 महीने के बाद फिर उसकी नीलामी हो सकती है, अगर आप उसे छुड़ाने नहीं जाते हो तो। क्वेश्चन नंबर 21, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है जो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान है? तो भाई यह है 2020 से वर्ष दर वर्ष इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ाना, यानी इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित है कि उसकी बिक्री को दर दर प्रतिवर्ष बढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 22, व्यक्तिगत वाहन खरीदारों द्वारा कितने ई बस किराए पर सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीट आया है, पहले हमने पढ़ाया 5 ई बस। अगर आप 5 ई बस खरीदते हो तो आपको सब्सिडी सरकार द्वारा मिलेगी, और 5 से ज़्यादा खरीदते हो तो फिर सब्सिडी नहीं मिलेगी सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना, जिसे NEMMP भी कहते हैं, और इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2013 में। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसी फुल फॉर्म भी बन सकती है, क्या NEMMP की फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या है? फेम इंडिया योजना किस मंत्रालय की योजना है? तो फेम इंडिया योजना के बारे में आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो फेम योजना की फुल फॉर्म मैंने करा रखी है, वो पता होनी चाहिए। इसका कार्य क्या है, ये क्यों योजना आई थी? फेम योजना, फेम का चरण सेकंड कब आया था, और ये कब से लागू हुई थी, ये मैंने मॉक टेस्ट में भी कराई है। तो अब यहाँ पर इन्होंने पूछा फेम इंडिया योजना किस मंत्रालय की योजना है, यानी इन्होंने यहाँ पर मंत्रालय का नाम पूछ लिया है। तो फेम इंडिया योजना भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय की एक योजना है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं जो गैस होती है, ये वाहनों से निकलती है, और ये हमारे शरीर के अंदर जाकर मतलब हीमोग्लोबिन में मिलकर एक ऐसी मतलब प्रतिक्रिया देती है जिससे इंसान की मौत तक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 26, पार्टिकुलेट मैटर कितने प्रकार के होते हैं? तो पार्टिकुलेट मैटर जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2018 के मुताबिक कब तक उत्तर प्रदेश में 1000 इलेक्ट्रिक बसों का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक। 2030 तक यूपी में 1000 इलेक्ट्रिक बसों का लक्ष्य रखा गया है।
क्वेश्चन नंबर 28, सीएनजी ईंधन के प्रयोग की मंजूरी भारत सरकार ने कब दी थी? तो कब दी थी? 1989 में। क्वेश्चन नंबर 29, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो वो गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 30, पर्यावरण बचाओ अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया, पर्यावरण बचाओ कानून 1986 में पारित किया गया। अभी क्वेश्चन नंबर 31 है। देखिए, डेसिबल मूल्य दे रखा है, एक तरफ ध्वनि अनुभव दे रखा है। 120 तथा अधिक डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होगी तो अत्यधिक कष्ट होगा, यह सही है। 100 से 120 होगी तो कष्टपूर्ण होगी, यानी अत्यधिक नहीं होगा पर कष्टपूर्ण। 30 से 50 शांत ध्वनि होगी और 15 से 30 अत्यधिक शांत। तो यानी ये चारों मिलान जो है हमारे सही हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी एवं डी। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कैबिनेट ने कब मंजूरी दी थी? तो कब मंजूरी दी थी भाई? वो जनवरी 2023 में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है निम्न में से? तो पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 में आता है, वायु प्रदूषण व बचाव नियंत्रण 1981 में, जैव विविधता अधिनियम 2000 में। पर जल प्रदूषण से बचाव व नियंत्रण अधिनियम 1979 में नहीं आया था, यह आया था 1974 में। कब आया था? 1974 में। क्वेश्चन नंबर 34, वाहन स्क्रैप नीति 2023 के अनुसार वाहन फिटनेस परीक्षण के नियम कब घोषित किए गए थे? तो भाई ये कब घोषित किए गए थे? ये किए गए थे 21 अक्टूबर 2021 को। क्वेश्चन नंबर 35, नई स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत स्क्रैप सर्टिफिकेट कितने वर्ष तक के लिए मान्य होगा? तो कितने वर्ष तक के लिए? 2 वर्ष तक के लिए मान्य होगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रतिवर्ष सबसे अधिक ई वेस्ट पैदा करता है? यानी ई वेस्ट का मतलब इलेक्ट्रिक वेस्ट पैदा करता है। इन देशों में सर्वाधिक देश ऐसा कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा चाइना, क्योंकि चाइना जो है टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे भी है और देश की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो चाइना में सबसे ज़्यादा ई वेस्ट उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 37, किस प्रकार के इंजन सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? पेट्रोल इंजन, गैस इंजन, केरोसिन इंजन या डीजल इंजन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैस इंजन। जो सीएनजी जो चलती हैं, सीएनजी से जो गाड़ियाँ चलती हैं, तो उसे प्राथमिकता इसीलिए दी जाती है क्योंकि वो जो इंजन होते हैं वो प्रदूषण कम करते हैं इनकी मुकाबले में, पेट्रोल डीजल केरोसिन के मुकाबले में। बाकी प्रदूषण करते हैं पर कम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, BS6 मानक भारत में संपूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो BS6 मानक भारत में संपूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो भाई ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 2020 को। क्वेश्चन नंबर 39, दो पहिया वाहन पर 2 से अधिक सवारी पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो वो कितने रुपए का जुर्माना होगा? 1000 रुपये का जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 40, शराब पीकर वाहन चलाने पर क्या होगा? तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा आप पर। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय जलमार्ग का निर्माण व देखरेख का कार्य किया जाता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग व निर्माण व देखरेख का कार्य कौन करता है? तो वो केंद्र सरकार ही करती है। क्वेश्चन नंबर 42, देश के सड़क नेटवर्क में ग्रामीण सड़कों का योगदान कितना है? तो योगदान कितना है? लगभग 70%। अपने पूरे देश में जितनी भी सड़कें बनी हुई हैं, 70% सड़कें ऐसी हैं जो ग्रामीण सड़कें हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ड्राइविंग लाइसेंस को जारी करने के लिए सक्षम है? कौन सक्षम है? जिला कलेक्टर, जिला अदालत, जिला क्षेत्रीय परिवहन या नगर निगम? तो भाई क्षेत्रीय परिवहन व कार्यालय, जिला या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, जिसको हम RTO कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ओवरटेकिंग वर्जित है जब? ओवरटेकिंग कब वर्जित होती है? वाहन खड़ी चढ़ाई पर हो। अगर वाहन आप खड़ी चढ़ाई पर है तो उस समय पर आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए उस वाहन को। क्वेश्चन नंबर 45, मोबाइल फ़ोन का उपयोग कब नहीं किया जाना चाहिए?
तो मोबाइल फ़ोन का उपयोग हमें कब नहीं करना चाहिए? वाहन चलाते समय हमें नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन, यदि आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास हैं और सड़क पार करने के लिए पैदल यात्री इंतजार कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? गाड़ी धीमी करें, हॉर्न दबाएं और आगे बढ़ें, हॉर्न बजाकर आगे बढ़ें, या वाहन रोकें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि यात्री पार न हो जाए? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन, सैन्य अधिकारियों को किस प्रकार का नंबर प्लेट जारी किया जाता है? तो सैन्य अधिकारियों को ऊपर की ओर इशारा करने वाले तीर के साथ नंबर प्लेट जारी किया जाता है। जो अशोक चक्र वाला होता है ये गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 48, किसी राज्य द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस उपयोग के लिए वैध है? अगर कोई राज्य ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है तो वो किसके लिए वैध है? भारत में कहीं भी, या केवल उसी राज्य में, सभी यूरोपीय देशों में, या संसार में कहीं भी? तो भारत में कहीं पर भी आप जा सकते हो। 49वां, रोड टैक्स कौन वसूलता है? तो भाई रोड टैक्स जो है कौन वसूलता है? राज्य सरकारें वसूलती हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किस कारण से पुलिस अधिकारी वाहन को जब्त कर सकते हैं? तो जब्त कब कर सकते हैं? यदि आपके पास वैध पंजीकरण नहीं है तब जब्त कर सकते हैं, बाकी किसी भी हालत में जब्त नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। नेक व्यक्ति से संबंधित अधिकारों को अस्पताल में लिखा जाएगा हिंदी में, स्थानीय भाषा में, अंग्रेजी में, या उपर्युक्त सभी में? तो उपर्युक्त सभी में। जो नेक व्यक्ति से संबंधित अधिकार होंगे वो अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी और स्थानीय भाषा में भी लिखे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52, यदि आपकी कार में एबीएस ब्रेक नहीं है तो स्किडिंग के बिना जल्दी रुकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो फिर ऐसे में आप कैसे रुक सकते हो? तो अपने ब्रेक दबाएं, जो भी आपके पास ब्रेक है। अगर एबीएस ब्रेक नहीं है तो जो नॉर्मल ब्रेक है उन ब्रेक को दबाएं। ये क्वेश्चन, ये पार्ट तो बिल्कुल ऐसा पार्ट है कि अब आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा ना, पर आपने कभी गाड़ी या बाइक चलाई होगी तो भी आप आंसर कर सकते हो इन क्वेश्चनों का। ये मतलब जो कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, मतलब नैतिकता पे डिपेंड करती हैं। 50% क्वेश्चन है, मतलब 80 में से 40% तो आप बिना पढ़े कर दोगे, बाकी 40 क्वेश्चन के लिए पढ़ना पड़ेगा, और बाकी जो यूपी जीके वो तो बिना पढ़े नहीं कर पाओगे उसे, तो क्यों, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी सड़क जो वन वे है उस पर वाहनों को ओवरटेक नहीं करना चाहिए या रिवर्स गियर में ड्राइव नहीं करना चाहिए? तो इन्हें जब पढ़ोगे भाई तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। वाहनों को ओवरटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाहनों को ओवरटेक कैसे कर सकते हो आप? अगर वन वे सड़क है तो गलत है उस पर आपको ओवरटेक करना, क्योंकि क्या पता दूसरी तरफ से भी कोई वाहन आ रहा हो। अभी क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। सड़क सुरक्षा से संबंधित केएस राधाकृष्णन समिति ने सिफारिश क्या की थी? तो यहाँ पर सिफारिश की थी राज्यों को हेलमेट पर कानून बनाने चाहिए, सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए, राजमार्ग पर शराब की दुकान पर प्रतिबंध लगाया। ऑप्शन डी उपयुक्त तो सभी विकल्प हमारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55, सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण क्या होते हैं? तेज वाहन चलाना, अपनी लेन में न चलाना, खतरनाक तरीके से ओवरटेक करना। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 56, असत्य कथन चुनिए। असत्य कथन चुनना, हमें हमेशा चौराहे के पास ओवरटेक करना चाहिए। तो असत्य, पहला ही कथन असत्य हो गया, चौराहे के पास तो बिल्कुल भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए। बाकी जो सारे कथन हैं वो सत्य कथन है हमारे। क्या रेलवे फाटक के पास ओवरटेक ना करें, ऐसी गाड़ी को ओवरटेक ना करें जो पैदल चलने वालों को राह दे रही हो, हॉर्न बजाकर या हेडलाइट जलाकर आगे चल रहे ड्राइवर को ओवरटेक करने का इशारा देना चाहिए। ये नीचे वाले जो 3 ऑप्शन है ये सही है। हमारा पहला विकल्प जो है वो ही असत्य है। क्वेश्चन नंबर 57, दिशा संकेत कम से कम कितने समय पहले देना चाहिए? जो दिशा संकेत है कम से कम कितने पहले देना चाहिए? 10 सेकंड पहले। दिशा संकेत का मतलब वही होता है जो इंडिकेटर वगैरह हम जलाते हैं, किसी तरफ मुड़ने को, दाएं बाएं मुड़ने को, हमें 10 सेकंड पहले वो इंडिकेटर जलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58, यदि वाहन में गुरुत्व केंद्र ज़्यादा ऊपर हो तो उसके पलटने की संभावना क्या होती है? घट जाती है या बढ़ जाती है? कोई बदलाव नहीं रहता, तो बढ़ जाती है।
अगर गुरुत्व केंद्र ज़्यादा ऊपर रहता। देखिए आपने देखा होगा जो ऐसी डीसीएम टाइप गाड़ी होती हैं जिनका गुरुत्व केंद्र ऊपर होता है ना, तो हवा में उनका ये खतरा रहता है कि पलट भी सकती हैं। मतलब कभी आप मतलब पूछना जो ड्राइव करते हैं गाड़ी, वो आपको बताएंगे इस चीज़ के बारे में कि गुरुत्व केंद्र अगर नीचे की तरफ रहेगा तो वो गाड़ी स्मूथली चलेगी, मतलब इतना घबराने की दिक्कत नहीं होती। पर गुरुत्व केंद्र जब ऊपर रहता है ना, तो उससे क्या रहता है, गाड़ी पलटने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 59, धुंध में वाहन चलाते समय, जब धुंध में आप वाहन चला रहे हो उस समय आपको क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? आगे चल रही गाड़ी के नज़दीक होकर चलनी, गलत। वाहन तेज़ी से चलाकर मंजिल तक जल्द से जल्द पहुंचे, ये भी गलत। हेडलाइट या फॉग लैंप न जलाएं, ये भी गलत। विंड स्क्रीन को वाइपर से साफ करते रहें, ये सही हो जाएगा। जब विंड स्क्रीन होती है उसे वाइपर से साफ करते हैं। विंड स्क्रीन जो आगे शीशा लगा हुआ होता है, क्योंकि उस पर धुंध के कण या ओस की बूंदें जम जाती हैं, तो उन्हें साफ करते रहें वाइपर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60, इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ क्या क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ होते हैं कम परिचालन लागत, शून्य तेल पाइप उत्सर्जन, कर और वित्तीय लाभ, और उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61, परिवहन उद्योग में डेटा एनालिटिक्स का महत्व क्या है? तो महत्व है भाई इसमें दक्षता में सुधार है, सुरक्षा में सुधार, स्थिरता में सुधार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 62, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी तकनीक परिवहन प्रबंधन प्रणाली में किस प्रकार सहयोग करती है? तो किस प्रकार सहयोग करती है? डेटा को जोड़ने में और न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 63, वाहन 1.0 एप्लीकेशन का कार्यान्वयन कब किया गया? वाहन 1.0 एप्लीकेशन का कार्यान्वयन कब किया गया था? तो ये किया गया था अक्टूबर 2006 में। क्वेश्चन नंबर 64, बीएच सीरीज के वाहन मालिकों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर कितने प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ता है? तो अतिरिक्त कितना शुल्क का भुगतान करना पड़ता है? जो बीएच सीरीज के वाहन होते हैं, बीएच सीरीज के वाहन ऐसे वाहन होते हैं भारत में आप कहीं पर भी उन वाहनों को ले जा सकते हो, और ये साधारण व्यक्ति को बीएच सीरीज के वाहन नहीं मिलते हैं। बीएच सीरीज का मतलब ये होता है, जैसे आज अपने उत्तर प्रदेश से कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी खरीदी तो शुरू में यूपी लिखा हुआ होता है ना, कि यूपी, और फिर उसके बाद में आपके जनपद का जो कोड होता है, और उस पर क्या होता है, बीएच लिखा हुआ होता है, यानी बीएच का मतलब भारत। तो इसमें इन्होंने पूछा कि अतिरिक्त शुल्क का भुगतान कितना करना पड़ता है? तो वो करना पड़ता है 2% से कम। क्वेश्चन नंबर 65, मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत वाहनों को वाहन मालिकों द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर की अनुमति देता है? तो भाई ये अनुमति देता है धारा 47। अभी जल्दी जल्दी यार क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं चाहता हूँ कि 1 घंटे से कम समय में आपके क्वेश्चन हो जाया करें। क्वेश्चन का जो समय है वो बहुत ज़्यादा खिंच रहा है। क्वेश्चन नंबर 66, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिस वाहनों पर एचएसआरपी नंबर नहीं लगवाया गया है उन पर जुर्माने की धनराशि कितनी निर्धारित की गई है? तो 5,000 रुपये। एचएसआरपी की फुल फॉर्म हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होती है, और अगर आपने वो नहीं लगवा रखी है तो 5,000 तक का जुर्माना आप पर लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 67, और एक चीज़ बता दूं, एचएसआरपी से संबंधित अभी आगे से ही लगी हुई आती हैं। जब कोई वाहन आप निकालते हो ना, तो 2019 से के बाद अगर कोई वाहन आपने निकाला होगा तो आगे से एचएसआरपी नंबर प्लेट ही लगी हुई आई होंगी। 67वां है, लाल नंबर प्लेट किसकी गाड़ियों पर लगाई जाती है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, और भी दोनों। क्वेश्चन नंबर 68, माशेलकर समिति की प्रमुख सिफारिशें कौन सी थी? माशेलकर समिति की प्रमुख सिफारिशें कौन सी थी? तो इस समिति ने यूरो मानदंड आधारित उत्सर्जन मानकों के कार्यान्वयन के लिए एक रोड मैप की सिफारिश की। इसके अनुसार इसे पहले प्रमुख शहरों में लागू किया जाए। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 2003 में सरकार राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति जारी की। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 69, केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के किस धारा में उल्लेख मिलता है
कि नए वाहनों को 1 वर्ष तक वाहन प्रदूषण जांच की आवश्यकता नहीं होती है? तो धारा 115(7). क्वेश्चन नंबर 70, स्वचालित वाहनों के निष्कास से उत्पन्न प्रदूषण के जांच की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो किसे सौंपी गई है? राज्य परिवहन विभाग को। क्वेश्चन नंबर 71, फॉर्म नंबर 9 में प्रार्थना पत्र किस लिए दिया जाता है? फॉर्म नंबर 9 में प्रार्थना पत्र जो है वो किस लिए दिया जाता है? तो ड्राइविंग लाइसेंसों के लिए। क्वेश्चन 72, एक अच्छा ड्राइविंग स्कूल किस प्रकार से एक प्रशिक्षु की मदद करता है? तो जिम्मेदार ड्राइवर बनाने में, आवश्यक कौशल सिखाने में, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 73वां क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब प्रवर्तन में आया था? यानी मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब प्रवर्तन में आया था? तो 1989 में। 74वां क्वेश्चन, दुर्घटना के पश्चात किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा पुलिस या एम्बुलेंस को सूचित करते समय कौन सी जानकारी देनी चाहिए? दुर्घटना स्थल का पूरा पता, घायलों की सही संख्या, घायलों का नाम एवं पते का विवरण। तो पते नाम उसके उसे क्या पता होगी क्या घायल होने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो घायलों की सही संख्या और दुर्घटना स्थल का पूरा पता देना चाहिए। ऑप्शन डी उपयुक्त एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 75, यातायात संकेत का मतलब इसका क्या है? अगर इस तरीके से आपको दिखाई दे जाता है तो इस यातायात संकेत का मतलब क्या है? आप दोनों दिशाओं में वाहन चलाना वर्जित है। 76वां क्वेश्चन, सड़क संकेत का मतलब क्या? आप कार और बाइक चलाना वर्जित है इस पर। यहाँ पर आप ऑप्शन में भी देख सकते हो। यानी यहाँ पर जो दे रखा है तो इस क्षेत्र में वाहन लेकर जा सकते हैं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि उन्होंने इस तरीके से क्रॉस कर रखा है। मोटर वाहन वर्जित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें अगर ये भी होता ना क्या कार और मोटरसाइकिल ले जाना वर्जित है तो वो होता सही, पर इन्होंने कहा है क्या मोटर वाहन वर्जित है, यानी इस तरीके का कोई भी वाहन है वो वर्जित है। क्वेश्चन को आप अगर पढ़ोगे ना, ऐसे क्वेश्चन ये चिन्ह वाले क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, चलो शुरू में तो किसी को नहीं पता होता, पर जब आप एक बार इन्हें देख लेते हो ना अच्छे से तो हो जाएगा। मैंने अपने लास्ट प्रैक्टिस सेट में करवाए थे, लगभग 26 क्वेश्चन कराए थे जो ऐसे ही संबंधित थे, संकेतों से संबंधित थे। अगर आप वो 26 क्वेश्चन कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप सारे क्वेश्चन को कर जाओगे वहाँ से। लास्ट प्रैक्टिस सेट आप देखना, शायद लास्ट में ही कराए थे, 26 क्वेश्चन थे वो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे वहाँ से। मतलब कुछ भी नहीं होता इन क्वेश्चन में। अभी क्वेश्चन नंबर 77 है, सड़क चिन्ह प्रदर्शित करता। तो खुद देखो भाई, ये इस तरीके का दिखा रहा है ना कि इस पर कार चढ़ रही है और ये चढ़ाई पे चढ़ रही है, तो इसका मतलब ये आगे चढ़ाई है। अगर इस तरीके का होता, जैसे मतलब इधर को होता इस तरीके से और कार उतरती हुई होती, तो इसका मतलब हो जाता क्या आगे मतलब चढ़ाई नहीं है, ढलान है, आगे ढलान है, इस तरीके से होता। क्वेश्चन नंबर 78, मोटर वाहन या संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 2019 में। क्वेश्चन नंबर 79, नीले रंग के आयताकारों का प्रयोग सड़क परिवहन में किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है सूचना के लिए। क्वेश्चन नंबर 79 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीले रंग के आयताकारों का किस लिए यूज़ किया जाता है? सूचना के लिए। क्योंकि मैंने ये चीज़ें आपको पढ़ाई थी, आयताकार या गोल मतलब वर्गाकार और एक गोलाकार और त्रिकोणीय तरीके से पढ़ाई थी। ये सारी चीज़ों में मैंने डिफरेंस बताया था कि जो संकेत होते हैं वो 3 तरीके के संकेत होते हैं, आपसे पूछ लेता है। एक तो होते हैं आयताकार या वर्गाकार, एक होते हैं गोलाकार और एक होते हैं त्रिकोणाकार। क्वेश्चन नंबर 80, एक सड़क संकेत को प्रभावपूर्ण होने के लिए उसमें कितनी मौलिक अपेक्षाएं होती हैं? तो 4 मौलिक अपेक्षाएं होती हैं।
80 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। अब क्वेश्चन 20 हमारे यूपी जीके के हैं, इन्हें और कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। अभी 81वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकारा तकनीकी संस्थान स्थित है? तो भारतीय सरकारा तकनीकी संस्थान की बात की है इन्होंने, तो ये किस जगह स्थित है? तो ये कानपुर में है। क्वेश्चन नंबर 82, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात कितना है? लिंग अनुपात उत्तर प्रदेश, मतलब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पूछा है, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 912। क्वेश्चन नंबर 83, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन, जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन से संबंधित है दस्तक अभियान। क्वेश्चन नंबर 84, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं है। तो ये हो जाएगा सीतापुर। ये तो करंट का क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना हुई है? ये अच्छा क्वेश्चन है। पुलिस संग्रहालय की स्थापना किस जिले में हुई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? यानी यूपी में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो 6। क्वेश्चन नंबर 87, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तराई क्षेत्र की बात की है। तराई क्षेत्र आपको पता ही होगा, इधर सहारनपुर वाला क्षेत्र है, सहारनपुर, रामपुर, और इधर के कई जिले आते हैं जो नेपाल की तरफ मतलब सीमा लगाते हैं, नेपाल से, उत्तराखंड से। इधर तराई क्षेत्र ही पाया जाता है। और इसमें पूछा है कि कौन सी जनजाति निवास करती है तराई क्षेत्र में? तो बुक्सा जनजाति की करती है निवास। क्वेश्चन नंबर 88, कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो अमीर खुसरो। देखिए, अमीर खुसरो से भी क्वेश्चन, कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज जिले के पटियाली गांव में, इनका जन्म हुआ था अमीर खुसरो का। और अमीर खुसरो के गुरु का नाम हजरत निज़ामुद्दीन औलिया थे। और अमीर खुसरो को तोताए हिंद की उपाधि भी दी गई थी। और अमीर खुसरो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 7 सुल्तानों का समय देखा। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का समय देखा था, यानी जब उन्होंने भारत पर राज किया था तो उस समय 7 सुल्तानों का शासन इन्होंने देखा। और अमीर खुसरो को खड़ी बोली का भी जनक माना जाता है। और अमीर खुसरो को उर्दू भाषा का भी जनक माना जाता है। इन्होंने बहुत सी ऐसी रचनाएं रची हैं, जैसे तुगलकनामा है इनकी रचना, और भी अन्य रचनाएं इनकी हैं अमीर खुसरो की। तो ये फारसी के प्रथम कवि थे जिन्होंने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चिन्हित किया। क्वेश्चन नंबर 89, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है। तो गुरु पूर्णिमा पर्व किससे समर्पित है, किन ऋषि को समर्पित है? तो ऋषि व्यास को। 90 क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? गौतम बुद्ध जी की जो माँ थी देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के किस राज्य में है? बस्ती। क्वेश्चन नंबर 91, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक भाई हुसैन शाह था। क्वेश्चन नंबर 92, यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये नेशनल हाईवे 7। क्वेश्चन नंबर 93, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहाँ स्थित है? तो वह उत्तर प्रदेश में स्थित है।
सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। जैसे कि टेराकोटा दे रखा है, लकड़ी के खिलौने दे रखे हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन दे रखे हैं, कांच का सामान ये कहाँ पर बनता है। इस तरीके से आपको सही विकल्प की तरफ आपको बढ़ जाना है। तो देखिए, टेराकोटा गोरखपुर से संबंधित है, लकड़ी के खिलौने वाराणसी में बनते हैं, और जी कांच का सामान फिरोजाबाद जो चूड़ी वगैरह बनती हैं, और चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट, चीनी चिन्ह, ऐसे करके याद कर सकती हो। तो टेराकोटा गोरखपुर से, लकड़ी के खिलौने वाराणसी से, चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट से, और कांच का सामान फिरोजाबाद से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता। तो इस सही आंसर हो जाएगा शक्ति के स्रोत से। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ट्रोनिका सिटी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कानपुर और लखनऊ है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव है। अब जो ट्रोनिका सिटी है ये कहाँ पर है? ट्रोनिका सिटी दोस्तों गाज़ियाबाद है। देखिए, ये जो भी पार्क या सिटी वगैरह है ना, ये सारी मैंने आपको कराई हैं इस चैनल पर ही। एक वीडियो पड़ी है, 5-6 मिनट की वीडियो है, मुश्किल से 5-6 मिनट की वीडियो होगी, जो यूपी जीके के टॉपिक कवर किया मैंने, यही वाला। तो उस वीडियो को आप देख लो, वहाँ से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मिलान करने को मिल सकता है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ 1 नंबर पक्का हो जाएगा। 5-6 मिनट की वीडियो है, उसको अगर आप 1 या 2 बार देख लेते हो तो चैनल पर पड़ी है वो। अभी मैंने रिसेंटली कुछ समय पहले ही बनाई थी वो, ज़्यादा दिन नहीं हो गए, 8 दिन पहले वीडियो, वो 8 दिन भी कहाँ होंगे, 4-5 दिन पहले वीडियो मैंने अपलोड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल हैं? तो बिठूर, चित्रकूट, झांसी और कालिंजर महोबा शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 98, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो हमीरपुर। क्वेश्चन नंबर 99, भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मेंथा जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मेंथे का यूपी में, 90% मेंथा यूपी में, मतलब मेंथे के तेल का 90% उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 100, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो ये प्रतापगढ़ है। दोस्तों 100 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हम बारी है कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन को करने की, क्योंकि ये क्वेश्चन भी करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप इन क्वेश्चन को अगर आप देख भी लेते हो ना, तो भी कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, आराम से कर जाओगे भाई, क्वालिफाई तो कर जाओगे। देखो, अगर आप अब पढ़ने की कोशिश करोगे अच्छे से तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो यही कहता हूँ, जो चीज़ें आपको पता है ना कंप्यूटर में, उन चीज़ों को और अच्छे से पता करो, कि वो ही चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। कभी ना कभी आपने पढ़ा ही होगा। अगर कोई ज़ीरो है, किसी ने कभी कंप्यूटर की किताब ही ना देखी हो, तो भाई उसका तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसे तो चीज़ें ही समझ नहीं आएंगी। पर अगर कभी किसी ने पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी बेसिक नॉलेज भी है, कभी स्कूल में भी पढ़ा है, तो उसे इतना पता हो गई। अब हमने जो है कंप्यूटर को कम से कम 8-10 साल अपने स्कूल में ही पढ़ा है, तो हमें इतना पता है कि यार, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि कंप्यूटर इतना टफ़ नहीं होता। पर कंप्यूटर टफ़ तब हो जाता है जब कंप्यूटर का कोई भी सब्जेक्ट हो, जब हम उसको पढ़ते नहीं। अब हमने प्रैक्टिकली तौर पे भी सीखा है, किताबों में भी पढ़ा है, तो चीज़ों को हम बहुत जल्दी मतलब समझ जाते हैं उन चीज़ों को। कोई भी अगर ऐसी चीज़ होती है कंप्यूटर की, पर किसी नए स्टूडेंट के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप यहाँ तक आए हो, तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपने कभी कंप्यूटर पढ़ा ही ना हो। आपने क्लासों में, स्कूल में नहीं पढ़ा होगा, कहीं कोचिंग नहीं की होगी, तो पर आपने यूट्यूब पे तो ज़रूर पढ़ा होगा। किसी न किसी एग्ज़ाम में तो कंप्यूटर ज़रूर आया होगा, हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर आता है। तो अभी जो मैं 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ, हर मॉक टेस्ट में ये 50 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। आप बहुत आराम से
25 से ऊपर अपना स्कोर कर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। तो विस्तार क्षमता क्या प्रदान करते हैं? तो स्लॉट्स। क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन विंडो खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं Shift+F3। देखिए, कंप्यूटर सीखना हमारे लिए तब इजी रहता है, अभी जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन कराया एक्सेल से संबंधित है, इंसर्ट फंक्शन विंडो खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। अगर आप इसे प्रैक्टिकल तौर पे करोगे Shift+F3, तब आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है एक्सेल में। तो जब हम 2-4 बार ऐसा कर लेते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है। अभी आप मोबाइल फ़ोन चलाते होगे, जिस मोबाइल फ़ोन में जो फंक्शन ज़्यादा यूज़ करते होगे आप पूरा कर सकते हो उस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 3, MS वर्ड में किस उपयोगकर्ता को सीधे इसके अंदर टाइप करने की अनुमति देता है? तो कैलआउट्स जो होते हैं, कैलआउट्स उपयोगकर्ता को सीधे इसके अंदर टाइप करने की अनुमति देता है MS वर्ड में। MS वर्ड और एक्सेल तो ऐसे टॉपिक हैं हर एग्ज़ाम की फेवरेट टॉपिक है। मैं तो यही कहूँगा, आने वाले समय में एक्सेल और MS वर्ड को अच्छे से रखना, इनकी शॉर्टकट की जो भी कुछ है भाई, ये जो 2 टॉपिक हैं इन्हें अच्छे से कवर करके रखो अपना। अगर ये मात्र ये 2 टॉपिक कवर कर लिए ना, तो ऐसा मानो 50% कंप्यूटर कवर हो जाता है। क्योंकि यहाँ से तो देखो, यूपी तरबल्ले से तो सभी जगह से क्वेश्चन पूछेगी, पर एसएससी जो क्वेश्चन पूछती है वो यहीं से क्वेश्चन पूछती है ज़्यादातर, MS वर्ड और एक्सेल से। क्वेश्चन नंबर 4, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट्स को पहचानता और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है डिस्क डिफ्रैगमेंटर। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर को निर्देश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो कंप्यूटर को निर्देश किसके द्वारा दिए जाते हैं? इनपुट यूनिट के द्वारा। क्योंकि इनपुट यूनिट, आपको पता होगा, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड जो होता है वो भी एक इनपुट डिवाइस होता है। जब हम माउस पे कुछ क्लिक करते हैं तो तभी तो कुछ हमारी तरफ से डायरेक्शन जाता है कि ऐसा करो, वैसे ही कंप्यूटर करता है। अगर कीबोर्ड की तरफ से हम एंटर दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, तो कंप्यूटर पे उस चीज़ की प्रतिक्रिया दिखाई देगी। कोई भी चीज़ हो, जो भी इनपुट डिवाइस है, वो कंप्यूटर को निर्देश देता है, और जो आउटपुट डिवाइस होते हैं वो हमें उन निर्देशों को दिखाते हैं, आपने क्या निर्देश दिए और हम क्या दिखा रहे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अधिकांश कीबोर्डों का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या होता है? अधिकांश कीबोर्डों का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या होता है? कभी आप कीबोर्ड देखना, तो आपको सबसे पहले QWERTY, मतलब जो ऊपर वाली लाइन होती है ना, जो ABCD होती हैं, वो जगह जगह होती हैं लिखी हुई कीबोर्ड में। तो ऊपर वाली लाइन जो होती है उसमें होता है इस तरीके से QWERT। तो ऑप्शन हमारा 20 में सही हो जाएगा। QWERT ज़्यादातर मतलब कीबोर्ड होते हैं, पर सभी नहीं होते, सभी नहीं होते, पर ज़्यादातर इस टाइप में होते हैं, QWERT में। क्वेश्चन नंबर 7, पारंपरिक कंप्यूटर में CRT मॉनिटर होते थे, CRT का क्या अर्थ है? तो CRT की फुल फॉर्म इन्होंने पूछ ली, तो कैथोड रे ट्यूब। भाई CRT की फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 8, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? तो फिर स्पीच रिकॉग्निशन कर सकता है। वही जो बोल के आजकल आपने मोबाइल फ़ोन पे अगर गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं, तो एक माइक सा बना हुआ था, उस पर क्लिक करने के बाद में हम बोलना शुरू कर देते हैं और वो अपना काम करना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति बृहत फॉर्मेट ड्राइंग जैसे ग्राफ और निर्माण ड्राइंग बनाने में समर्थ होती है? तो भाई वो होती है फ्लैट बेड प्रिंटर। प्रिंटर से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्रिंटर का टॉपिक और कवर कर लेना आप, क्योंकि ये प्रिंटर का जो टॉपिक है ना,
ये अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, प्रिंटर के बारे में पूछ लेता है कि कौन सा प्रिंटर किस तरीके से जो आपके पेज को प्रिंट करता है, तो ये भी पूछ लेता है। अभी क्वेश्चन नंबर 10, चैटिंग क्या है? तो चैटिंग के बारे में इन्होंने पूछा है। तो इंटरनेट एरिया जहाँ किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है, ये तो कर ही दोगे आप। क्वेश्चन नंबर 11, सुविधा व्यक्तियों और संगठनों को वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से अपनी वेबसाइट को सुलभ बनाने की अनुमति देती है, वो कौन सी ऐसी चीज है? तो भाई होस्टिंग है। होस्टिंग सुविधा व्यक्तियों और संगठनों को वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से अपनी वेबसाइट को सुलभ बनाने की अनुमति देती है। जब भी आप कभी कोई वेबसाइट बनाओगे तो आपको होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो होस्टिंग जो है आपको ये सुविधा प्रदान करती है कि आप वर्ल्ड वाइड वेब यानी www.com के माध्यम से, ये जो डॉट कॉम होता है ये डोमेन नेम होता है, ये डोमेन नेम हमें परचेज करना पड़ता है। अगर मेरी कोई वेबसाइट है, अगर उसके पीछे मैंने डॉट कॉम लगा दिया तो फिर आप मेरी वेबसाइट के पीछे डॉट कॉम लगा के नहीं चला सकते, उसके पीछे आपको डॉट इन या कुछ भी लगाना पड़ेगा, बट डॉट कॉम नहीं लगा सकते क्योंकि वो मैंने परचेज कर लिया है। तो डोमेन नेम हमें परचेज कर लेते हैं एक बार, तो फिर उसे कोई भी नहीं ले सकता। क्वेश्चन नंबर 12, पारंपरिक मोडेम लाइनों पर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो वो ADSL का। क्वेश्चन नंबर 13, W3C का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएंगी। एक फुल फॉर्म की जो क्लास है मैं ज़रूर लेके आऊँगा, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। कंप्यूटर की जितनी भी फुल फॉर्म होंगी सभी को मैं करा दूंगा एक क्लास में, क्लास आधे घंटे में फिनिश हो जाएगी, जिसमें से आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो W3C की जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, यानी W 3 बार लिख कर 3 अंक बना दिया W के बाद और C, तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 14, किसी भी वेबसाइट के पहले पृष्ठ या पेज को क्या पेज कहते हैं? टाइटल कहते हैं, होम कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, TOC या सामग्री की तालिका कहते हैं? तो भाई होम पेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डिजिटल साउंड में रूपांतरण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो वो पल्स कोड मॉड्यूलेशन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर जो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है किस रूप में जाना जाता है? तो ये किस रूप में जाना जाता है? ये वेब सर्वर के रूप में जाना जाता है। HTTP की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और पीछे अगर S लग जाए तो फिर उसका मतलब सिक्योर हो जाता है। कभी भी अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो तो आपने देखा होगा HTTPS होता है लिखा हुआ, इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। अगर S लगा हुआ नहीं है ना, तो इसका मतलब है आप उस वेबसाइट पर सिक्योर नहीं हो, आपका जो डाटा है वो चोरी हो सकता है। S का मतलब ये आपको दिखाता है कि आपका डाटा यहाँ से चोरी नहीं होगा, S का मतलब ये होता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? तो HTTP प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 18, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है? तो सेल है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? डेडलॉक क्या है? वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एंड्रॉयड एक तरह का
कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कनेक्टिविटी, यूटिलिटी या सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अभी जिस फ़ोन पे आप वीडियो देख रहे होगे तो आप एंड्रॉयड फ़ोन में ही देख रहे होगे, तो ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड जो है। जैसे आईफोन में iOS सिस्टम होता है, ऐसे ही हम जो फ़ोन में वीडियो चला रहे हैं, मतलब एप्पल को छोड़ के, उनमें एंड्रॉयड सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या है? मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन विकसित किया गया था। जो मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये किसने विकसित किया था? तो ये टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो युक्त ईमेल मैसेजिंग का समर्थन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, उमंग को किसके साथ इंटीग्रेट किया जाता है? तो उमंग को भाई आधार और डिजिलॉकर के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, यानी दोनों के साथ किया जाता है, आधार और डिजिलॉकर दोनों के साथ। क्वेश्चन नंबर 23, बिजनेस मॉडल में प्रत्यक्ष इनपुट के लिए एक स्वतंत्र स्वामित्व वाला वर्टिकल डिजिटल मार्केटप्लेस शामिल है। यानी अदला बदली बिजनेस मॉडल में प्रत्यक्ष इनपुट के लिए एक स्वतंत्र स्वामित्व वाला वर्टिकल डिजिटल मार्केटप्लेस शामिल है। क्वेश्चन नंबर 24, ई कॉमर्स का कौन सा रूप वर्तमान में सभी ई कॉमर्स राजस्व का लगभग 97% है? तो B2B। क्वेश्चन हमारे 24 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्यावसायिक रणनीति और आईटी पर विचार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोगी सुरक्षा तंत्र है? तो वो कूटलेखन डिस्क्रिप्शन फायरवॉल, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, किसी व्यवसाय के सामान्य संचालन में उपयोग की जाने वाली लेकिन प्राथमिक व्यावसायिक संचालन से संबंधित होने वाली सामग्रियों को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अप्रत्यक्ष सामग्री। क्वेश्चन नंबर 27, हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ये अच्छा क्वेश्चन है, हैकर, क्योंकि आज के समय में मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, चीज़ों को हैक कर लिया जाता है। तो हैकर शब्द की उत्पत्ति के बारे में अगर पूछ ले कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो MIT से हैकर शब्द की उत्पत्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, साइबर सुरक्षा किसकी सुरक्षा करती है? तो साइबर सुरक्षा किसकी सुरक्षा करती है? तो साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करती है। अपराधियों की क्यों सुरक्षा करेगी वो? हैकर्स की भी सुरक्षा नहीं करती। हैकर्स तो खुद, मतलब साइबर सुरक्षा जो सबसे ज़्यादा सुरक्षा करेगी वो हैकर्स तो उस काम को करते हैं क्या, वो मतलब है चीज़ों को हैक कर लें। साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 30, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कारक कौन हैं? तो जॉन मैकार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कारक हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एआई कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर एआई की फुल फॉर्म पूछ ले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता। हिंदी में इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। इसका जो आविष्कार किया था वो जॉन मैकार्थी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो इसका लक्ष्य है विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता को समझने के लिए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण पर एक बेसिक लाइन फॉलोइंग रोबोट आधारित है? तो कमजोर दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 33, विश्लेषण के लिए उपयोग करने से पहले डेटा को साफ करने और बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो डेटा प्री प्रोसेसिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा बिग डेटा के 4-5 में से एक नहीं है? 4-5 नहीं, 4V में से एक नहीं है। बिग डेटा के 4V में से एक नहीं है। कौन सा बिग डेटा के
तो वेग, विविधता, वॉल्यूम या मूल्य? तो इसमें मूल्य नहीं है। वेग है, विविधता है, वॉल्यूम है, पर मूल्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सी बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग की जाने वाली एक सामान्य प्रोग्रामिंग भाषा है? तो जावा भी है, सी प्लस प्लस भी है, पाइथन भी, आपने इनके सबके नाम सुने होंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। संरचित संरचित और असंरचित डेटा को ऐसे प्रारूप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसका आसानी से विश्लेषण किया जा सके? तो वो डेटा इंटीग्रेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 37, डीप लर्निंग मॉडल के प्रशिक्षण के प्रत्येक युग में निम्नलिखित में से किसका निरंतर इनपुट होगा? तो वो इनपुट और छिपी हुई परत के बीच वजन। क्वेश्चन नंबर 38, मॉडल आधारित शिक्षण विधियों में एमएल मॉडल पर एक पुनरावृत्तीय प्रक्रिया होती है जो विभिन्न मॉडल मापदंडों के आधार पर बनाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? हाइपर पैरामीटर कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन आपको थोड़े टफ लग रहे होंगे, पर भाई आपको लगेंगे ही टफ। अगर हम किसी भी चीज़ का अध्ययन नहीं करेंगे, पहले से हम नहीं जानते, तो चीज़ों को समझना इतना आसान नहीं होता, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, WSN का पूर्ण रूप क्या है? तो पूर्ण रूप वायरलेस सेंसर नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 40, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 लॉन्च किया जाता है तो निम्न में से कौन सा टैब डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय होता है? तो होम जो है डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा फॉन्ट सेंसेफेरिक है, सेंसेरिफ है? इसमें से कौन सा फॉन्ट ऐसा है? कोरियर, टाइम्स या एरियल? तो एरियल जो फॉन्ट है ये सेंसेरिफ है। क्वेश्चन नंबर 42, चिट्ठी विवरणिका शिक्षण गतिविधियां, परीक्षा प्रश्नोत्तरी और छात्रों के होमवर्क असाइनमेंट जैसे डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन एक लोकप्रिय सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है? तो MS वर्ड का। भाई कैलकुलेटर में कोई डॉक्यूमेंट बन जाएंगे, एक्सेल में तो शीट्स बनती हैं। शीट्स का मतलब आपने रिजल्ट वगैरह देखा होगा, इस तरीके की शीट्स बनती हैं। पेंट, इसमें तो आप कलाकारी कर सकते हो, बट MS वर्ड में आप फाइल वगैरह बना सकते हो, असाइनमेंट आदि ये चीज़ें बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 43, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम क्या है? MS वर्ड का यहाँ पर इन्होंने दूसरा नाम पूछा है, तो वर्ड प्रोसेसर है। क्वेश्चन नंबर 44, कार्यक्रम काउंटर PC रजिस्टर भंडार होता है, तो निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एक्सिक्यूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा क्या है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप या इनमें से कोई नहीं? तो ये तो बता ही दोगे, ढोने में मतलब कहीं पर भी आप ले जा सकते हो उस कंप्यूटर को। आप किस कंप्यूटर को कहीं पर भी आसानी से ले जा सकते हो? तो आपने लैपटॉप ही देखा होगा कि जिसे इंसान बैग में धर के भी ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कृत्रिम बुद्धि शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन मैकर्थी ने किया था। अभी हमने इसके बारे में पीछे बताया भी था। 47वां क्वेश्चन, किसे LISP के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तो ये भी जॉन मैकर्थी हैं। यानी लिस्प के आविष्कारक कौन है? जॉन मैकर्थी। AI का आविष्कारक कौन है? जॉन मैकर्थी। 48वां क्वेश्चन, कॉलम में OS एब्स्ट्रैक्शन का मिलान दाएं कॉलम में हार्डवेयर घटकों से करें। तो यानी एक प्रकार से यहाँ पर मिलान करने वाली चीज़ें आ चुकी हैं, जैसे थ्रेड है, वर्चुअल एड्रेस स्पेस है, फाइल सिस्टम है, या सिग्नल है। तो इसके बारे में यहाँ पर हमें मिलान करना है दोस्तों।
तो देखिए थ्रेड जो है ये CPU से मिलान करेगा, और जो वर्चुअल एड्रेस स्पेस है तो ये मेमोरी, और फाइल सिस्टम डिस्क, और सिग्नल जो है इंटरप्ट, ये मिलान हो जाएंगे, यानी एक का तीसरा। ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादों एवं तंत्रों पर नियंत्रण या निगरानी एवं आंकड़ा प्रकलन प्रदान करता है? तो फर्मवेयर करता है प्रदान। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ क्या है? यानी NIU की फुल फॉर्म पूछी है, तो फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। NIU की फुल फॉर्म क्या भाई? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। हमारे 150 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आपको क्लास कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।